हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कि ऐसे कैसे लिखना है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो भी यहाँ पे बिगनर्स के लिए, क्योंकि अगर आप लोग पहले से भी एग्ज़ाम दे रखे हो, अगर आप लोग ने एक बार है तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग को ऐसे लिखना है। लेकिन जो बच्चे जो नया स्टार्ट करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसा ऐसे लिखना है, जैसे हम लोग स्कूल में लिखते आए हैं उस तरीके का ऐसे है या फिर इसका फॉर्मेट कुछ अलग है। तो यहाँ पे मैं हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हो जिसमें कि आप 170 प्लस मार्क्स लेकर आओ। ऐसे में आप आसानी से मार्क्स फेस कर सकते हो, लेकिन बस कुछ पॉइंट्स का आप लोग को ख्याल रखना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से ही आप लोग इतना ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाओगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हो, ये कोट कहा जाता है और ये बिल्कुल सच भी है। ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया गया है, तो यू हैव टू फॉलो दिस। तो आज हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। कल आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, ऐसे कि मैं क्वेश्चंस आप लोग को दी थी, तो आई होप कि आप लोग ट्राई किए होंगे। नहीं ट्राई किए हो तो फिर भी आप लोग के पास टाइम है। मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल बताती हूँ कि कैसे ऐसे लिखना है, कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कैसे आप लोग जो है एट लास्ट आप लोग अच्छा ऐसे लिख सकते हो। अच्छा ऐसे जिसमें कि आप लोग को 170 प्लस मार्क्स की जो है यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। ऐसे क्या होता है ना कि आप अपने मेंस की मार्क्स को ओवर आपको ओवरऑल मेंस को ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को देखा गया था कि कल मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दी थी। सबसे पहला है कि वाटर क्राइसिस नॉट जस्ट मेट्रोलॉजी बट मिस मैनेजमेंट। सेकेंड है यहाँ पे द फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन पॉलिसीज एंड पिटफॉल। तो इन दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे, बट मैं आज जो आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ वो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। सेकंड टॉपिक के बारे में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी हमारे यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ के जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे आप लोग जो ज्वाइन किए हुए हो, मेंबर हो, उनको आप लोग को सेकंड का भी पीडीएफ के फॉर्म में आप लोग को सोल्यूशन आंसर मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट का ये आप लोग सबके लिए है जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो। तो आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, किस किस पॉइंट का ध्यान रखा जाता है ऐसे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड, कौन कौन सी पॉइंट्स को आप लोग को नोट करना है कि जब भी आप लोग ऐसे का एक टॉपिक देखते हो, जैसे कि ये टॉपिक आपने देखा वाटर क्राइसिस नॉट जस्ट मेट्रोलॉजी बट मिस मैनेजमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो तुरंत, ठीक है। जो भी दिमाग में आया बस एकदम से स्टार्ट, जैसे जीएस में होता है ना कि क्वेश्चन पढ़े नहीं और इंट्रोडक्शन फ्रेम हो जाता है, तुरंत बॉडी जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट हो जाता है और 7 मिनट्स में जो है वो काम तमाम हो जाता है। बट यहाँ पे आपको काम तमाम नहीं करना है। लिखने से पहले आप लोग को जो है थोड़ा सा थिंक करना है। थिंक करके भी आप लोग को पॉइंट्स में जो है ना पहले सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, और इसको थिंकिंग प्रोसेस को और पॉइंट्स को इकट्ठे करने के लिए आप लोग को अलग से 10-15 मिनट्स देना होगा। शांति से ये 10-15 मिनट दे लीजिए, क्योंकि आप लोग को जो वर्ड लिमिट यहाँ पे लिखनी है वो 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखनी है। सो ये बहुत कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि आप लिख ना सको। आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन आप लोग के पास पॉइंट्स होना चाहिए कि लिखना क्या है। अगर आप लोग के पास पॉइंट्स नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, वेरिएशन नहीं है, तो टाइम दीजिए 10-15 मिनट और सारे पॉइंट्स को आप लोग रिकलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। जितना भी आप पढ़े हो आज तक, जितना भी पढ़े हो, चाहे वो 6 महीने की पढ़ाई है या फिर 6 साल की पढ़ाई है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब भी आप ऐसे लिखते हो आपके पास कितना पॉइंट्स निकल कर आता है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी लिख दिए, कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपको बस सारे पूरे जितने भी आप 1000 या 1200 वर्ड्स का लिख रहे हो ना, वो पूरी तरीके से आपका उस ऐसे के ही इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ भी लिख रहे हो। वाटर क्राइसिस है तो आप कुछ भी इसमें टॉपिक वाटर से रिलेटेड घुसा रहे हो, कुछ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वही पॉइंट्स इंक्लूड करनी है जो कि इस टॉपिक से आपका कनेक्टेड है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो देखिए, एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए ना इतने पॉइंट्स तो आप लोग को अपने आंसर में इंक्लूड करना है। क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले है कोट्स। कोट्स आप लोग को रटना ही है, अब याद करना है। बहुत सारे कोट्स तो ऐसे भी आप चलते फिरते आपको पता होता है, इन्वायरमेंट के लिए, वाटर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत सारे कोट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कोट्स हैं जिसको कि आपको नोट डाउन करके रखना है। टाइम टू टाइम जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, कोई भी आप लोग इस तरीके का ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। वाटर से रिलेटेड आप लोग को कोट्स लिखने हैं, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड कोट्स लिखने हैं। अगर इंट्रोडक्शन आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्टार्ट कैसे करें, सबसे बिग हटल होता है ना कि स्टार्ट कैसे करें, समझ ही नहीं आता स्टार्ट कैसे करें। आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो यही सोचने में आप लोग 10-15 मिनट वेस्ट कर देते होंगे कि स्टार्ट कैसे करें। बट सबसे अच्छा तरीका है कि कोट से स्टार्ट कीजिए। किसी का भी कोट दिया है, चाहे नेल्सन मंडेला का, महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी की तो कोट्स आपको भर भर के मिलेगी, नेल्सन मंडेला की भी कोट्स आपको भर भर के मिलेगी, स्वामी विवेकानंद जी की कोट्स आप लोग ले लो। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 महान पुरुषों की कोट्स आप लोग लेकर आराम से
लिखो, उसी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करो कि उनका इस कोट्स के पीछे उनका कहने का मतलब क्या था। बस आपका एक पैराग्राफ तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा। और उनका कहा यानी कि एकदम जो होता है ना कि जो हमारे महापुरुष है, अब गांधी जी तो बहुत फेमस है इस एग्ज़ाम के लिए। गांधी जी की जितनी भी बातें हैं ना, उनको आप लोग को ध्यान में रखना है और एकदम से अपने इथिक्स पेपर में और एसे के पेपर में इंक्लूड करने का पूरा से पूरा कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कोर्ट से एक अच्छा खासा जो है एक कोर्ट से स्टार्ट कीजिए और कोर्ट से एंड कीजिए। ये मेरी तरफ से, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझ में आता है कि इससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ ये एक स्टार्ट भी अच्छा होता है। साथ ही उसके बाद आप लोग जो है कोई रियल स्टोरी ज़रूर कोट कीजिए। जैसे माल न्यूट्रिशन की मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, तो माल न्यूट्रिशन की कुछ महीने पहले आप लोग को देखने को मिला होगा कि झारखंड में एक छोटे से गांव में जो है पीडीएस के थ्रू जो उन लोग को फूड ग्रेन्स दिया जाता था, तो पीडीएस के थ्रू जो है फूड ग्रेन्स नहीं समय पे मिलने से एक बच्ची थी जिनकी मौत हो गई थी। 14 साल की बच्ची थी जो भूखे रहकर जो है भूख से उनकी जान चली गई। तो ये आप लोग लिख सकते हो। अगर मान लो हंगर में आप लोग लिख रहे हो तो ज़रूर इसको कोट कर सकते हो। यहाँ माल न्यूट्रिशन में तो नहीं आएगा, लेकिन हंगर की सिचुएशन में आपका ये ज़रूर आ सकता है कि नहीं। तो ये क्या था, एक रियल स्टोरी था। आई थिंक कि ये अधिकतर लोग पढ़े होंगे, पेपर में भी अलग से इसके बारे में आया था। तो इस तरीके का कुछ रियल स्टोरी, जब भी आप लोग कुछ ऐसा पढ़ते हो तो उस रियल स्टोरी से स्टार्ट करो, या फिर आपका खुद का कुछ स्टोरी, ठीक है, कि आपने कभी देखा हो कोई ऐसी जगह पे आप लोग रह रहे हो जहाँ पे वाटर क्राइसिस है, आपने जूझा है, या फिर आपकी कभी एक्सपीरियंस रही है कि वाटर नहीं आता है, 3-4 दिन तक पानी नहीं आता, तो आप कैसे मैनेज करके चलते हो। तो अपनी स्टोरी से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड पैराग्राफ आफ्टर कोट्स यू कैन स्टार्ट विथ योर रियल स्टोरी। ओके, तो वो कुछ रियल होना चाहिए, या फिर ऐसा भी आप लोग बनाइए ना कि वो रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आप लोग सुपरफिशियल कुछ भी लिख कर आ गए हो, ठीक है। एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, जो कॉपी आपका चेक करेंगे उनको लगना चाहिए। थर्ड चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी इंडेक्स उससे रिलेटेड और कोई भी रिपोर्ट उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि इतने सारे इंडेक्स आज के डेट में आपका पब्लिश किया जाता है, आप लोग रट्टा भी मारते होंगे क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो इंडेक्स से ज़रूर पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप उसको रट्टा मार लो, याद कर लो, और उसको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड करो। स्टार्ट इससे नहीं करना है, आप लोग को बीच में इंक्लूड करना है, अपने बातों को सही बताने के लिए इंक्लूड करना है। अगर आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में सिर्फ 15% ही ग्राउंड वाटर टेबल अगर रह गया है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रूफ देना होगा, और ये प्रूफ आप लोग किसी इंडेक्स, किसी रिपोर्ट के थ्रू ही दे सकते हो। फोर्थ है कि कमिटी, वाटर क्राइसिस से रिलेटेड अगर कोई कमेटी कभी बनाया गया है तो उसको कोट करने का ज़रूर कोशिश कीजिए, उसको बताने का कोशिश कीजिए, उनकी रिकमेंडेशन बताने की कोशिश कीजिए। और ये कहाँ आप कोट कर सकते हो, जब आप लास्ट में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हो कि वाटर क्राइसिस के वे फॉरवर्ड क्या है, वाटर क्राइसिस से कैसे हम लोग जो है उभर सकते हैं, तब आप लोग जो है इनकी कमेटी के बारे में ज़रूर बताओ। उसके बाद कंपैरिजन करना है, जैसे कि पूरे इंडिया में तो वाटर क्राइसिस है नहीं, कुछ जगहों पे आपको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेगा और कुछ जगहों पे नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो वाटर क्राइसिस वाली एरिया और वाटर अवेलेबिलिटी वाली एरिया में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा कंपेयर कीजिए कि उनके लाइफस्टाइल कैसी चलती है, वाटर का महत्व किस तरीके से है, और क्या उससे नुकसान झेलने को मिलता है लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है, इम्पैक्ट भी बताना है कि कोशिश कीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट, आज के डेट में तो जब से मोदी जी आए हैं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की कमी नहीं होगी, है कि नहीं। हर एक टॉपिक में आपको एक नहीं 4-5 गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे जो कि आपके ज़ुबान पे होंगे। बस ऐसा है कि आप लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाते हो, या फिर आप लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हो। विमेन के लिए, एजुकेशन के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, वाटर के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक है ना। अगर देखिए ऐसे ये सारे टॉपिक से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, आप ही ज़रा सोच के देखिए। सिर्फ टॉपिक यही, ऐसे सिर्फ यही सारे टॉपिक पे ही वो होता है। तो गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव आप लोग को लिखना है। अगर कुछ स्टेट की स्कीम्स है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियस है कि आपको अपने स्टेट की स्कीम्स के बारे में पता ही होगा, तो उसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। या फिर कोई सक्सेस स्कीम, जिसके बारे में कोई स्टेट की ऐसी स्कीम थी जो कि सक्सेस हो गई, बियॉन्ड द टाइम लिमिट जो है उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, या फिर जो है बिफोर द टाइम लिमिट उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया, या फिर कुछ ऐसी स्टोरी जो कि इंस्पायर करे, ऐसी स्टोरी जो कि पूरे सेंट्रल लेवल पे भी होनी चाहिए, ऐसी स्कीम जो कि सेंट्रल लेवल पे भी होनी चाहिए। तो उस स्कीम को ज़रूर आप लोग को लिखना है। और फिर उसके बाद एंड में आना है सॉल्यूशन। वाटर क्राइसिस के बारे में पूछा जा रहा है, माल न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो आप दोगे। एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो कल को, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी सॉल्यूशन क्या है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी आप जाओगे, काम करोगे, तो वहाँ पे अगर वाटर क्राइसिस है तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे। जो आज तक आप पढ़ते आए हो, देखते आए हो, उस चीज़ को तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया है, कुछ चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का, कुछ ऐसा इस्तेमाल करके आप जो है इस कुछ चमत्कार कर सकते हो। आप चमत्कार ऐसा नहीं जो कि सुपरफिशियल हो, रियलिटी
मैं हमेशा कहती हूँ कि रियलिटी, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जाके आप लोगों को काम करना है, तो आपको कॉपी में भी वैसे ही दिखना चाहिए कि आप जो है रियलिटी जैसे बातें कर रहे हो। सुपरफिशियल हवा में बात करने वालों को कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसलिए सॉल्यूशन भी आपको देना है, उसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है वो भी बताना है। ऑब्वियस से बताओगे ना कि आप जो बता रहे हो कि इस तरीके से हार्वेस्टिंग करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, उसका फ्यूचर में किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, हर एक सेक्टर के लोगों को किस तरीके से उससे फ़ायदा होगा। तो एक अच्छी से तरीके से जो है ना अपने आंसर को इस तरीके से लिखना है। अब आप समझ गए, जब आपके पास इतना सारा पॉइंट आ जाएगा तो फिर आप 1000 से 1200 वर्ड कैसे नहीं लिख सकते। अब आप सोचिए ज़रा, कल को अगर आपको मैं 24 घंटे इसलिए या फिर प्रॉब्लम हो रही है ना अधूरा माना जाएगा, क्योंकि एक एस्पिरेंट एस्पिरेंट जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ भी आप लिख रहे हो तो उसको 3 भाग में ज़रूर डिवाइड कीजिए, सोशल आस्पेक्ट, पॉलिटिकल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तब आपके पास जो है ना पॉइंट्स की कभी भी कमी नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और इसको आप लोग सोचोगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे एसए पेपर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ बेसिक चीज़ें कि एसए पेपर जो आप लोग को मिलेगा यूपीएससी में, उसकी 2 सेक्शन होगी, और 2 सेक्शन में जो है आपको एक सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, तो 4 क्वेश्चन दोनों में होंगे। लेकिन लिखना आपको सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन लिखना है और सेक्शन बी में से एक एसए लिखना है। तो दोनों में से आपको एक एक एसए लिखना है, इट मीन्स कि 2 एसए लिखना है, और एक एसए आपका 125 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपका 250 मार्क्स का हो गया दोनों एसए, ठीक है। 250 मार्क्स में से आप लोग को एक 170 प्लस मार्क्स लेकर ही आना है। अब आते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की जा रही है। ये आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगी, हमारी टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से, तो आप लोग पीडीएफ भी रख सकते हो। बाकी दोनों एसए की जो पीडीएफ है वो हम लोग जो है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं पूरी डिटेल एक एक वर्ड नहीं पढ़ने वाली हूँ, आपको बता रही हूँ कि जितने पॉइंट्स मैं बताई हूँ उसको कैसे अपने आंसर में इंक्लूड करना है। अब जैसे वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर क्राइसिस से रिलेटेड आपके पास एक अच्छा कोट होना चाहिए, जैसे कि रामास्वामी आर अय्यर का कहना है, वी आर वाइडली परसीव्ड टू बी इन द मिड्स ऑफ वाटर वर्ल्ड वाटर क्राइसिस। और ये क्राइसिस जो है ये कॉमनली ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि एक स्कार्सिटी है। क्राइसिस कहने का मतलब है कि चीज़ों की कमी, पानी की कमी हो गई है, तो ये स्कार्सिटी है जो कि आज के डेट में पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है कि वाटर की कमी से लोग जूझ रहे हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड जो है ना वो आज के डेट में आप देखोगे कि डैम ड्रेन्ड पम्प ड्राई टू सप्लाई इनएफिशिएंट इनइक्विटेबल इरिगेशन स्कीम, लीकी वाटर मीन्स एंड वेस्टफुल ओवर कंजप्शन, इंटरनेशनल रिवर नेटवर्क के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो आप लोग इस तरीके से जो है ना है एक स्टैंडर्ड बातों को रखकर आप लोग अपनी बातों को स्टार्ट कर सकते हो। एक कोर्स के द्वारा मैं स्टार्ट की, उसी को डिस्क्राइब करने का कोशिश की कि यहाँ पे बातें क्या कहा जा रहा है। फिर आप लोग यहाँ पे बताइए कि एक्चुअली कंडीशन क्या है, थोड़ा सा कंडीशन के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 600 मिलियन इंडियंस है जो कि आज के डेट में एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, और 2 लाख पीपल है जो कि हर एक साल ये उनकी मृत्यु हो जाती है जस्ट बिकॉज कि उनको सेफ़ पीने का पानी नहीं मिलता है। 21 सिटीज़ है जिसमें कि आप देखो कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, हैदराबाद है, जिनमें कि ग्राउंड वाटर जो है वो टेबल बहुत ज़्यादा कम हो गया है 2020 से, और यहाँ पे 100 मिलियन पीपल्स जो है वो अफेक्ट हो गए हैं, एक स्टडी के द्वारा ऐसा नोट कहा गया है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। उसके बाद नीति आयोग का कंपोजिट वाटर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे इंक्लूड करना है कि क्रिटिकल जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, जिसमें कि 40% इंडिया का सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो यहाँ पे डिप्लीट हो गया है, यानी कि अनसस्टेनेबल रेट है, और 70% तक जो इंडिया का वाटर सप्लाई है वो कंटामिनेटेड हो गया, यानी कि वो पीने के योग्य नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ से कहा जा रहा है, तो नीति आयोग की कंपोजिट वाटर डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग अपने बातों को कंटिन्यू कर सकते हो। बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और रिपोर्ट है
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2016 इसके द्वारा कहा गया है कि जो वाटर क्राइसिस है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिस्क है। अगर हम लोग पोटेंशियल इम्पैक्ट इसका देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसमें ये जो रिपोर्ट है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। कुछ जो आपको 2.2 बिलियन पीपल देखने को मिलेंगे हमारे वर्ल्ड में, वो यहाँ पर अब तक उनको जो है ना सेफ वाटर ड्रिंकिंग जो वाटर सर्विसेज है वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपका सैनिटेशन सर्विस देखें तो 4.2 बिलियन पीपल को नहीं मिल पा रहा है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी देखें तो 3 बिलियन पीपल जो है उनको इस तरीके का पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ कहा गया है, वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि ग्रेटर रिस्क है हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। हम लोग बात करते हैं कि गरीबी हटाना है, लेकिन पानी के बिना गरीबी नहीं हटा सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें। और हाँ, यहाँ पे एक मैं पॉइंट इंक्लूड करना भूल गई, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि टोटल 17 गोल है और हर एक गोल में आपका डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को जो है यहाँ पे कंप्लीट किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी एक इंक्लूड कर लीजिए एक पॉइंट, जिससे कि आप लोग कोई भी टॉपिक लिखोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब आप लोग सॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें गोल नंबर आप लोग को मेंशन करना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए 2030 तक हम लोग को इतना प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो एक देखिए यहाँ पे आपको बताना है एनेक्डोट, यानी कि एक शॉर्ट रियल स्टोरी ऑफ ए पर्सन। तो हर एक मॉर्निंग जो है पास्ट 2 मंथ से एन थंगराज वो यहाँ पे अपने होम से एट 4 AM एक प्लास्टिक प्लॉट लेते हैं और वो यहाँ पे चले जाते हैं क्राउड भीड़ में कि वो यहाँ पे कुछ लीटर्स ऑफ वाटर को यहाँ पे ले सके। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग इनकी स्टोरी के थ्रू जो है यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि कैसे पानी की प्रॉब्लम है और लोगों को कितना ज़्यादा जो है सुबह उठ के एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है कि वो पानी खरीद के लाए और पानी को जो है फिर वो कंज्यूम करते हैं, और वो भी बहुत ही कम मात्रा में वो लोग कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि चेन्नई की प्रॉब्लम आप लोग बता सकते हो कि चेन्नई में जो है आपको एनफ वाटर देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं हम लोग को भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले जो है चेन्नई में फ्लड आया था, 2015 में फ्लड आया था और यहाँ पे एक्सेस वाटर रिलीज़ किया गया था रिजर्वॉयर से। तो ये भी एक बात है। साथ ही आप लोग देखोगे जो चेन्नई में यहाँ पे फ्लड हुआ था तो जो वेटलैंड का इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पे एक की इशू बताया जा रहा था। साथ ही जो कैचमेंट एरिया है वो भी वैनिश हो गया था, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। 3.5 ईयर बाद जो है नो फॉर्मल मैकेनिज्म हैज़ बिन पुट इन प्लेस टू चेक वेदर वेटलैंड्स आर बिंग डिस्टिल्टेड और रिसॉर्टेड, यानी कि 3.5 साल के बाद भी यहाँ पे किसी ने नहीं देखा कि वेटलैंड जो है फिर से उसको रिसॉर्ट किया गया है कि नहीं किया गया। चेन्नई कांट डिपेंड ऑन ए फ्यू रिजर्वॉयर टू सप्लाई वाटर टू ए ग्रोइंग वाटर स्टार्ट पॉपुलेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चेन्नई बहुत बड़ी सिटी है तो वहाँ पे ऐसा बस नहीं है कि बस कुछ ही पानी की सप्लाई से जो है वहाँ काम हो जाएगा। तो चेन्नई के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने इंडिया की किसी न किसी कोने के बारे में आप लोग को ज़रूर इंट्रोडक्शन देना है। जनरल इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे फिर लिखना है, पैराग्राफ थोड़ा चेंज करते करते आप लोग को लिखना है कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और सेम टाइम एक फाइनाइट रिसोर्सेज भी है। ओवर द ईयर आप देख रहे हो कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते गया, एग्रीकल्चर एक्सपेंड होते गया, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती गई, जिसके कारण जो पानी का डिमांड है वो बढ़ते गया। प्रेसिपिटेशन अगर हम लोग देखें तो रेनफॉल और स्नोफॉल के फॉर्म में होता है जो कि फ्रेश वाटर सोर्सेज है, बट फिर भी लॉट ऑफ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा जो स्पेशल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, तो ये आपका इससे क्या होता है कि कहीं फ्रीक्वेंट फ्लड आ जाता है और कहीं जो है ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ता है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पानी की अवेलेबल हो जाती है। इसके कारण हम लोग को देखने को मिला है कि क्लाइमेट चेंज है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा वॉर्स हो जाता है। तो ये वेरिएबिलिटी हम लोग को अपने कंट्री में देखने को मिलेगा। मानसून डिपेंडेंट कंट्री है जिसमें कि कुछ जगह पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कुछ जगह पे बारिश नहीं होती है। इंडिया में आप देखोगे कि वाटर पुअर कंट्री नहीं है, वाटर है हमारे यहाँ, लेकिन जो वाटर का यूज़ है ना वो सही तरीके से नहीं होता है और उसकी जो यूज़ है वो बहुत कम तरीके से होता है। इंडिया में आप देखोगे कि मिसमैनेजमेंट जो वाटर रिसोर्सेज है वो रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में वाटर क्राइसिस का। बहुत सारे रीज़न है, यानी कि पब्लिक इग्नोरेंस से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव तक की बात करें, पॉलिटाइजेशन की बात करें, यानी कि ये जो क्राइसिस का बात है, आप लोग देखते हो कि कोई भी प्रॉब्लम की बात होती है ना वो पॉलिटाइज हो जाती है, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। वो जब कोई भी चीज़ पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है तो आप लोग समझ जाइए कि उसका कभी भी रिजल्ट नहीं आ सकता। अब आते हैं वाटर क्राइसिस मेट्रोलॉजिकल रीजन में। यहाँ पे आप बताओ कि इंडिया में से 4% वर्ल्ड की रेन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितना है तो 18% है। हम लोग सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट होते हैं और 2027 के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट होंगे। तो इतनी बड़ी लार्ज डिमांड जो हम लोग को लोगों का पूरा करना है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे हम लोग पूरा करेंगे। हमारे इंडिया में मानसून सीजन कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून है जिसमें कि 75% टोटल रेनफॉल होता है और 13% जो है वो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है जिसको हम लोग रिट्रीटिंग
मानसून कहते हैं। 10% आपको प्री मानसूनल साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलेगा, 2% आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो कि पूरे साल हमारे यहाँ वर्षा होती है, लेकिन फिर भी सोचिए कि वर्षा होने के बावजूद भी वाटर क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि वेस्टर्न कोस्ट और जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन 60% से भी कम वेस्टर्न राजस्थान और इसके एडजॉइनिंग पार्ट जो कि गुजरात, हरियाणा, पंजाब है उसमें होता है। यानी कि एक जगह आपको ज़रूरत से ज़्यादा बारिश देखने को मिल रहा है और कुछ जगह ऐसे भी है हमारे कंट्री में जिसमें कम बारिश हो रहा है। अब यहीं पर आप लोग इंडिया का मैप भी बना दो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर नहीं बना सकती थी इसलिए नहीं बनाई, लेकिन आप लोग मैप बनाकर ज़रूर इसको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। रेनफॉल के बारे में आप लोग आराम से बताओ, पूरे तरीके से बताओ कि कहाँ कहाँ पे, जैसे सह्याद्री वाला रीजन है, डेक्कन प्लेटू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है, स्नोफॉल रेस्ट्रिक्टेड है हिमालयन रीजन में, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताना है। उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है उसको भी आप लोग को बताना है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि लार्ज रिवर का रिजिम है। इवन आपको ये भी बताना है कि हमारे यहाँ जो है नर्दर्न इंडिया में आपको पेरेनियल रिवर देखने को मिलेगा, यानी कि जो हिमालय से रिवर निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये सारे रिवर जो है कभी ना सूखने वाली रिवर है। लेकिन सदर्न इंडिया की देखो तो वो आपका जो है ना मानसून पे डिपेंड होता है, जितना अच्छा बारिश आता है उतना अच्छा उस रिवर में जो है पानी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस है। सोचने वाली बात है कि नहीं। इंडिया में आप देखोगे कि मेजर और मोस्ट सीरियस वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ इससे आप देखोगे कि जब वीक मानसून आता है, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स जो वीक मानसून होता है, 330 मिलियन पीपल जो है, एक क्वार्टर ऑफ कंट्री के पीपल जो है वो यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। 50% जो इंडिया है ना वो यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। दिल्ली में आप देखो कि अब तक जो है ऑलमोस्ट नो रेन, 2 कंसेक्यूटिव अगर वीक मानसून है। एल नीनो, ला नीना इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आए कि बहुत अच्छा आपका यहाँ पे एक कंसेप्ट है। उसके बाद चेरापूंजी का ज़रूर आप लोग बताइएगा, जहाँ पे आप लोग को पता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी के बारे में बताइएगा कि हमारे यहाँ ऐसी भी जगह है जहाँ पे एशिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वाटर की कमी है। वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो वाटर क्राइसिस है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण है या फिर हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है उसके कारण देखने को मिल रहा है। आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण आपको देखने को मिल रहा है कि जो साइक्लोन का टाइम है वो चेंज हो गया है, क्लाउड बर्स्ट कभी भी हो जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, प्रेसिपिटेशन बढ़ते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडियन रिवर्स के कारण भी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इससे इरिगेशन प्रोसेस, हाइड्रो पावर स्टेशन, ये सारे जगह जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। हाई फ्लड अगर हम लोग लेवल देखें तो इसमें आपका कुछ की इकोनॉमिक सेक्टर्स भी डैमेज होता है। ज़्यादा अगर किसी एरिया में फ्लड आता है तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग तीनों डैमेज होती है। एग्रीकल्चर अगर डैमेज होता है तो हम लोग फूड सिक्योरिटी से जूझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसे भी हमारे यहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारा सपना है कि हम लोग जो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाए 2024 तक, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं होगी तब तक हम लोग उसको नहीं पा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना है कि वाटर क्राइसिस हो रहा है और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रूरल, अर्बन, पुअर जो है वो इससे बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि वाटर क्राइसिस, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर क्राइसिस तो है, अब वाटर मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है कि 1000 मीटर क्यूब पर कैपिटा ईयर जो है ये एक जनरल इंडिकेटर है वाटर का, लेकिन अगर इससे कम होता है तो वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ पे हेल्थ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ह्यूमन वेलबींग को यहाँ पे हैम्पर करेगा। और अगर यहाँ पे 500 यहाँ पे मीट्रिक क्यूबिक से पर कैपिटा अगर एक साल ये कम होता है तो वाटर सप्लाई जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप वर्ल्ड बैंक के बारे में देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक के बारे में हमेशा बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही आप लोग यहाँ पे देखो कि एक वाटर एड एस्टिमेटेड के द्वारा ये स्टडी किया गया कि एज मेनी एज 10 मिलियन जो इंडियंस है, 5% जो इंडियंस है जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं वो यहाँ पे एडिक्वेट यानी कि साफ़ सफाई के बिना रह रहे हैं। इंडिया यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में आ रहा है ग्लोबली, जिसमें कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अर्बन ड्वेलिंग इनहैबिटेंट है जो कि बिना साफ सफाई के रह रहे हैं। तो ये भी आप लोग को बताना है। साथ ही अगर हम लोग रूरल एरिया के बारे में बताएं तो यहाँ पे 72% है इंडिया के पॉपुलेशन जो कि रह रहे हैं और 84% है जिनको यहाँ पे सेफ वाटर का यहाँ पे प्रोविज़न मिला है और 34% ही है सिर्फ जो कि यहाँ पे सैनिटेशन में रह रहे हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर मिशन यहाँ पे टारगेट है जिसमें कि अनकवर्ड विलेजेस को यहाँ पे जो है और रिपीटेडली ये अचीव भी किया जा रहा है। ठीक है।
वाटर क्राइसिस आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर, लो वाटर यूज़ एफिशिएंसी और पॉलिटाइजेशन, ये तीनों वर्ड को आपको लेकर चलना है। साथ ही आप लोग देखो कि वाटर यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन है, CWC भी है, तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल वाटर जो कंज्यूम किया जाता है एग्रीकल्चर में वो 85% तक है। और कंट्री में ये रिकॉर्ड किया गया है कि 38% जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है एग्रीकल्चर के फील्ड में वो बहुत कम है, जैसा कि हम लोग USA और चाइना में देखें। तो ऑल ओवर द कंट्री के बेसिस में कंपैरिजन लेकर आप लोग को ज़रूर चलना है। साथ ही आप लोग देखो कि इंडिया की रैंक अगर वर्ल्ड में देखें तो सेकंड है आउटपुट के फॉर्म में, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, ठीक है, और नेशनल हमारा जो GDP है उसमें जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो वाटर क्राइसिस जो है ना वो हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वाटर क्राइसिस के कारण एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती, एग्रीकल्चर अच्छी नहीं है तो पैदावार अच्छा नहीं होता है, पैदावार अच्छा नहीं है तो फार्मर्स को रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं, और जिससे कि यहाँ पे सुसाइड की जो केस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और कल्चर ऑफ वेस्टेज, जैसे कि वाटर क्राइसिस में आप लोग देखते हो कि वेस्ट बहुत होता है। जैसे कि किसी के यहाँ अगर वाटर टैंक है तो उससे पानी फ्लो हो रहे वाटर टैंक अलार्म आते हैं, भाई वो लगा लो जिससे कि वाटर वेस्ट नहीं हो। कहीं कहीं पे ऐसा देखो कि टैप खुला है, पानी बह रहा है, तो वो सारा काम नहीं करना चाहिए। हम लोग को जहाँ एक बकेट से काम चल जाता है, हम लोग 4 बकेट पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। हर एक लोग को यहाँ पे सामने आकर जो है इस तरीके का मैनेजमेंट करना है। अर्बनाइजेशन जो है ना वो आप लोग देखो कि शहरीकरण होते जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन होते जा रहा है, लेकिन उसका कोई प्लान नहीं है। विदाउट प्लान आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। प्लान कर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अर्बनाइजेशन के बारे में भी आप लोग को अच्छे से यहाँ पे बताना है। साथ ही जो वाटर सेग्रीगेशन का कंसेप्ट है वो हमारे इंडियन अर्बन सेंटर से जो है आपको एब्सेंट देखने को मिलेंगे, जिसके कारण हमारे वाटर का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत घटिया तरीके से होता है। साफ़ सफाई पे भी आप लोग को यहाँ पे बात करना है। अब यहाँ पे वाटर क्राइसिस जब प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी है। अब पीने का पानी आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है, रिवर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, तो ऑब्वियस है कि जो पानी मिल रहा है हमें उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यमुना रिवर की बात करें या फिर पल्लार जो कि तमिलनाडु में है उसमें बात करें, आपको सब जगह देखने को मिलेगा कि पानी में जो है कंटामिनेशन बढ़ गया है, आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही आप लोग देखो कि क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई है जो कि पीने के लायक नहीं है। केस स्टडी बता सकते हैं केप टाउन का, अगर वाटर क्राइसिस के बारे में बात करें और केप टाउन के बारे में बात ना करें तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये केस स्टडी भी आप लोग देखो कि बहुत फेमस है, ठीक है, तो केस स्टडी भी इंक्लूड कर लीजिएगा। एक पॉइंट जो कि मैं नहीं इंक्लूड कर पाई। देखिए पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, वही मैं कह रही थी कि जितना मैं बताई हूँ ना वो आपका मिनिमम पॉइंट है। मैक्सिमम आप लोग जितना भी ऐड करना चाहो आप लोग बेशक कर सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। बस ये शर्तें है कि आप लोग जो भी पॉइंट इंक्लूड कर रहे हो उसको अच्छे से आप लोग डिस्क्राइब कर सको, ठीक है, रियलिटी में डिस्क्राइब करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल के निकल गए, ठीक है। इमीडिएट कॉज ऑफ जो वाटर क्राइसिस आप देखोगे तो वो ड्रॉट था। 2 साल लगातार जो है केप टाउन में ड्रॉट आया था, और उसके कारण जो है केप टाउन में जो है पानी की कमी हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ के जो है अच्छे से इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि वाटर क्राइसिस को कैसे हम लोग यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो वाटर क्राइसिस में पहले हम लोग को देखना होगा कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जो लीकेज वगैरह हो रहा है उसको कम करना है, जो लोकल वाटर बॉडीज़ है उसको रिचार्ज करने के बारे में देखना है। साथ ही हाई टैरिफ और जो ओनरशिप है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो अप्लाई किया जा रहा है ना उसको हम लोग को कम करना होगा। सप्लाई मोर वाटर प्रोविजन लाना होगा, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लाई है वो कर सके। एक डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच लेकर चलना होगा, यानी कि सेंटर टू स्टेट, स्टेट टू ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक, इस तरीके से हम लोग को करना होगा। और सबसे पहले समझना होगा कि स्टोरेज हम लोग कैसे करें वाटर का, और रीयूज़ कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो पॉसिबल हमारा वाटर क्राइसिस है वो यहाँ पे ठीक हो सकता है। अब देखिए पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना एक इम्प्लीमेंट किया गया था पानी बचाओ पानी कमाओ पायलट प्रोजेक्ट था। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र था। जो भी लोग यहाँ पे पानी को बचाते थे तो एग्रीकल्चर खेती में उनका बहुत ज़्यादा काम होता था, इरिगेशन अच्छा हो पाता था, और फार्मर्स को यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी दिया जाता था जब वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे सेव करते थे। तो बहुत अच्छी ये इनिशिएटिव थी, बहुत न्यूज़ में भी था, और अच्छा इसमें आपको जो है टारगेट अचीव होते हुए दिखा था। तो इस तरीके की स्कीम को हम लोग सेंट्रल लेवल पे भी ज़रूर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पूरे लोगों को इससे फ़ायदा हो। अब यहाँ पे RRR का कंसेप्ट लेकर चलना है, जिसको कि रिपेयर, रिनोवेशन और रीस्टोरेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फर्दर आप लोग देखो कि जो इंडिया का एनुअल स्टोरेज अवेलेबल पर कैपिटा है वो 225 मीटर क्यूब, अगर हम लोग कंपेयर करें हमसे जो पुअर कंट्री है उसमें अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 4000 है, ब्राज़ील में 3000 है, चाइना में 1000 है, रशिया में 6000 है। तो हमारे यहाँ जो पानी का स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। अब और केस स्टडी है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी हूँ, लिखना चाहते हो तो ज़रूर आप लिख सकते हो। कंक्लूजन में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, जो कि यहाँ पे डेडिकेट करता है कि हमें एक्सेस टू वाटर और सैनिटेशन सबको प्रोवाइड करना है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि इस गोल को हम लोग अचीव कर पाए, बट पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ट्रू प्रोवर्ब कहा गया है कि जल है तो कल है, जिसका मतलब है कि वाटर देन ओनली आवर फ्यूचर इज़ सेव। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग लिखकर इस तरीके से जो है कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कंक्लूजन आप लोग इंडिकेट करो, ये मैं आपके लिए ऐसा कंक्लूजन लिखती हूँ कि आप लोग को समझ में आए, क्लियर हो। जब भी आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करो तो आपको समझ में आए कि अच्छा ये पार्ट कंक्लूजन था। तो कंक्लूजन में किस किस बातों का ध्यान रखा गया, एक मैं छोटा सा कोट दी हूँ जिससे कि आप खुद को कनेक्टिविटी फील कर सकते हो, जल है तो कल है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड करना है कि जिससे कि ये समझ में आए कि यहाँ पे वाटर का जो यहाँ पे एक टारगेट है उसको अचीव करना है। साथ ही यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि आज से ही हम लोग सबको प्लेज लेना होगा कि वाटर को वेस्ट नहीं करना है, बट यहाँ पे हम लोग को प्राइसलेस रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, जिससे कि जो स्टार्टिंग से पढ़ते आए आपका आंसर और लास्ट में पढ़े तो लगे कि नहीं बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है, इनको जो है अच्छा खासा मार्क्स देना चाहिए। लास्ट तक जो है ना, जो भी आपके कॉपी को चेक करेंगे ना, उनको खुश करके जाना है, दुख करके नहीं जाना है। ठीक है, तो इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। ये पहले के आपका रहा, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बाकी दोनों का पीडीएफ आप लोग को जो है हमारे जितने भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं मेन टेस्ट सीरीज से उनको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये ऐसे का जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। 2 पॉइंट ज़रूर और इंक्लूड कर लीजिएगा, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और एक केस स्टडी, ये 2 है तो ज़रूर। देखिए केस स्टडी वही हो गया जो मैं स्टोरी बोली थी। तो स्टोरी क्या होता है कि किसी का आप लोग रियल लाइफ स्टोरी या खुद का भी रियल लाइफ स्टोरी भी आप लिख सकते हो, या फिर एक प्रॉपर केस स्टडी है, जैसे कि कहीं की भी घटना है जो न्यूज़पेपर में आया या फिर आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा हो, तो उसको आप लोग कोट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा याद आता है, लेकिन ये तभी याद आता है जब आप अभी घर में बैठ के इसको प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन है, आपको कुछ मन में और क्वेश्चन रह गया हो जो मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो बेशक है कि आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर करती ही हूँ और कर लूँगी। ठीक है, साथ ही आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो बस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोविड-19 के कारण कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मार्गदर्शन देने का कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि मैं आपके सारे पॉइंट्स को कवर कर पाई हूँ। नहीं कवर कर पाई हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और भी लेसन्स अगर आप लोग को देखना है, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो, तो यहाँ पे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन चलती है। सुबह में आप लोग को जो है इनसाइट आईएएस की क्विज देखने को मिलेगा, और साथ ही अब प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है सितंबर मंथ से, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बस मेरे चैनल का मेंबरशिप आप लोग को ज्वाइन करना होगा। बाकी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेल कर सकते हो rishika.ch77@gmail.com। लेसन आप अगर आप लोग को देखना है, हिस्ट्री की भी लेसन चल रही है जो कि आपका तमिलनाडु क्लास 11th क्लास की है, तो और भी लेसन देखनी है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो, या फिर मेरी न्यू वीडियो जब भी अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। सो आज तक के लिए इतनी, थैंक यू।